मरियम औरंगजेब को जीजी बोलते थे, गुड गर्ल। अगर मरियम की कभी बात हो, मरियम नवाज साहबा को इवानका लिखते थे, अच्छा, ओ। और शहबाज साहब को बॉबी लिखते थे। जब 18 में इंतखाबात हो गए, हम लोग नहीं जीते, हार गए, इनफैक्ट मुस्लिम लीग वाले, या आरटीएस बंद हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। क्यों पाकिस्तान में सियासी लीडरान के ऊपर होता है? तो लेकिन आजकल आप एक ये देखिए। डिबेट है कि लोगों को शायद अभी समझ आ गया है कि रिपीट टेलीकास्ट होता है इसका बार-बार। आप इत्तेफ़ाक करते हैं या आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, हम अभी भी उसी फ़ेज़ में हैं, ये फिर वही। देखिए, वो जज बशीर का जो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ था, उसको कहते हैं वो सही था। हुँ, लेकिन अब जज बशीर का फैसला जो खान साहब के खिलाफ है, वो गलत है। आई थिंक मियाँ साहब की हुकूमत अगर खुद वजीर आजम नहीं भी बनते, तो इस वक्त तो ये कहना तो आसान ही है ना कि इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी असेंबली में। उसके बाद डार साहब के साथ खुद बड़ा एहतराम है ज़ाती लेवल के ऊपर उनका, लेकिन मईशत के साथ जो कुछ हुआ वो आज आपके सामने है, हम सबके सामने है, जिस तरीके से मामलात को चलाया गया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी तौर पे भी गलती थी। उस वक़्त के बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, कुछ कुछ तो इंस्पायर्ड होते थे लंदन से, डार साहब के थ्रू। नहीं, भी तो मईशत और ख़राब होगी थोड़ी-सी, इतनी जल्दी तो नहीं संभलेगी। तो बोलते कितना अर्सा लगेगा? मैं कहा 4-6 महीने लगेंगे। तो बोलते फिर क्या होगा? मैं कहा फिर मियाँ साहब मुझे निकाल देंगे, किसी और को ले आएँगे और मैं गुनहगार हो जाऊँगा। पीटीआई जो है, उसमें आप जानती हैं कि वोट सिर्फ़ इमरान खान साहब का है। ट्रू। तो ये खान साहब ये नहीं कह सकते दूसरी पार्टियों में कि तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी है, नहीं है, और मेरे यहाँ है, क्योंकि आपके यहाँ भी आप ही सदर है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल और आज का ये पॉडकास्ट जो है वो बहुत ख़ास है क्योंकि आप देख सकते हैं वैसे तो कि मेरे साथ कौन है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, एक ऐसे प्रोग्रेसिव सियासतदान हैं जो कि हम समझते हैं कि जिस तरह के सियासतदानों की इस मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई हैं और बहुत ज़्यादा एहतराम इनका। और हमेशा से बहुत कम लोग हैं पॉलिटिकल मेरी वर्क लाइफ़ में जिनके साथ मेरा इस तरह का ताल्लुक या बॉन्ड है, जैसा मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ है और मेरे साथ आज मौजूद है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता आपका, आपके वक़्त के लिए। थैंक और ये भी थैंक बताऊँ लोगों को कि मिफ्ता से जो है वो मैं अपना हक समझ के उनका वक़्त लेती हूँ जब भी उनका इंटरव्यू करना होता है, चाहे टीवी पे करना हो, चाहे पॉडकास्ट करना हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इनके साथ जो बहुत एक डिफरेंट तरह का ताल्लुक है। मिफ्ता, मैंने जो है ना आज वैसे आपको फ़ोन पे भी बताया था कि आज मैंने मईशत-वईशत की मुश्किल बातें नहीं करनी है आपसे मैंने। मैंने पहले तो आपसे ये पूछना है कि पब्लिक पॉलिसी पढ़ी, मईशत पढ़ी, एक अच्छा एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिज़नेस है, माशाल्लाह माशाल्लाह वेल टू डू लोगों में से हैं इस मुल्क के। क्या मतलब सूझी थी कि ये हरकत करूँ कि सियासत में आ जाऊँ? कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सा कुछ सानू सानू नहीं मरण पता। दा शौक भी से। नहीं, पर शौक कैसे हुआ और ये किसने ड्रैग किया मरने के लिए, ये भी बताएँ? देखिए, ये इस कौम की अच्छी बात है पाकिस्तान की, कि मुझ जैसा भी एक बच्चा जो कराची में बड़ा हुआ, वो भी ये सोचता है कि मैं भी बड़ा होके एक लीडर बन सकता हूँ पाकिस्तान में, सियासी लीडर बन सकता हूँ। और तो मैं, जब बचपन से मुझे थोड़ा-सा ये शौक था, जब मैंने जब तालीम हासिल की, तो मैंने बैचलर इकोनॉमिक्स और मैथ में की थी। उसके बाद फिर मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी के उसमें गया था। हुँ, हमारा ग्रेजुएट ग्रुप था ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल साइंसेज़, उससे किया था मैंने। हुँ, तो उस वक़्त भी मुझे ये था कि मैं कभी-कभी कभी न कभी कोई पब्लिक रिलेटेड काम करूँगा। ओके। फिर उसके बाद आईएमएफ में नौकरी हुई, फिर पाकिस्तान आया, काफ़ी अर्से तक बिज़नेस करता रहा। हुँ। तो अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी दी, तो फिर उसके बाद जब मौका मिला, तो फिर अपने आप को इस पे आगे कर दिया, और फिर काफ़ी मौके मिलते रहे। तो फिर आहिस्ते-आहिस्ते अ, फिर नहीं, तरक्की लेकिन होती देखिए, रही। और तो जो जो आपकी तरह के लोग हैं ना इस मुल्क की सियासत में, जिनकी फैमिली नहीं है पॉलिटिक्स में या जो उस चैनल से नहीं आते, कि क्योंकि जी एक एंटरप्राइज़ फैमिली चल रही है तो मैं भी उसके अंदर हिस्सा डाल दूँ। उनकी कोई ना कोई ये स्टोरी ज़रूर है कि जी किसी से मुलाकात हुई, किसने कहा कि आप करें। आपके लिए कौन वो रूट बना कि आपको फाइनली जी। कोई पब्लिक ऑफिस तक पहुँचाया किसी ने या पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनवाया किसी ने? ये बात मैं आपको बताऊँ कि वो एक बिज़नेसमैन थे, बड़ी जल्दी उनकी वफ़ात हो गई, अली हबीब साहब मरहूम। हुँ, ये टोयोटा इंडस मोटर के भी मालिक हैं और मेट्रोपॉलिटन बैंक के भी। तो इनसे एक मर्तबा जब मैं गया था कहीं एक पब्लिक पाकिस्तान बिज़नेस फोरम पे, मैं मुस्लिम लीग को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, तो इन्होंने मुझे साइड पे ले गए, बोले, "मिफ्ता क्या कर रहा है तू सियासत में जाके? तेरा काम नहीं है एज़ अ बिज़नेसमैन।" लेकिन आई वांटेड टू डू इट। सो हुआ ये कि हमारी जो कंपनीज़ हैं, कराची में हमारी कैंडी की और बिस्किट की फैक्ट्री थी, हमने पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री डाली थी। हुँ, तो पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री हमने सोचा कि हम लाहौर, एक कराची में थी, तो हमने कहा दूसरी हम लाहौर में डालेंगे। ठीक तो है। हमने सुंदर में ज़मीन ली,
और वहाँ पे तनवीर भाईजान एसएम तनवीर साहब जो थे वो सुंदर के वो थे, तो उन्होंने बड़ी मदद की। और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में उस वक़्त होते थे जो वाइस चेयर थे, चेयरमैन तो शहबाज शरीफ साहब खुद थे। पीर साहब एहसानुद्दीन साहब, उन्होंने बड़ी मदद की। तो फिर पीर साहब से मेरी थोड़ी दोस्ती भी हो गई। दो पीर साहब को मैं पहले से जानता था क्योंकि उनके बहन और बहनोई कराची में रहते थे। तो वो अली को मैं जानता था, उनके बहनोई को, तो उनसे वैसे भी मुलाकात हुई थी। तो फिर पीर साहब से भी दोस्ती हो गई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार कभी मुझे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करवा दें। ओके। तो और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ द पंजाब गवर्नमेंट हैड डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड हमारी कंपनी लगाने में हमको बड़ी इन्होंने साथ दिया था। तो फिर एक दिन वो शहबाज साहब के पास ले गए। वो इत्तेफाक था कि शहबाज साहब वो बड़े मियाँ साहब के पास जा रहे थे, तो हम कुछ बातें करने लगे, तो उन्होंने कहा अच्छा आप उधर आ जाइए। तो फिर मैं उधर चला गया उनके पास। और फिर कोई एनर्जी की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने उस पे मुझे बिठा लिया। तो मैं भी बैठ गया, तो मैंने भी, आप जैसा आपको अंदाज़ा है कि मैं बहुत देर तक चुप नहीं रहता हूँ। तो तो फिर मैंने भी कुछ कुछ बातचीत की, तो मियाँ साहब को शायद कोई बात समझ में आई थी, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई, तो फिर उस पे भी एनर्जी की मीटिंग में बुला लिया। मैं ख्याल शायद मियाँ साहब के सेक्रेटरी को शायद उस वक़्त पता भी नहीं थी कि मैं कराची में रहता हूँ, तो शाम को फ़ोन आ रहा था, मैं बोलता था भाई मुझे 1 दिन पहले का नोटिस दिया करो। राइट, राइट। इस तरह उसके बाद फिर वो पीर साहब जो थे वो छोड़ के चले गए थे पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो पहले हुआ करते थे। फिर उसके बाद कोई और साहब आ गए थे। जब वो जाने लगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि यार आप आके पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हेड कर लीजिए। राइट। और लेकिन उससे पहले वो 1-2 मर्तबा मियाँ नवाज शरीफ कराची आए, तो आई सॉर्ट ऑफ प्लेड वन ऑफ द होस्ट्स of his meetings in Karachi. I would set up meetings with some businessmen and uh, things like that, organize some meetings for him with business leaders and stuff. तो आहिस्ते आहिस्ते वो मुस्लिम लीग में होते रहे। फिर एहसन इकबाल साहब में के साथ कॉलेज में पढ़ता था, वॉर्टन स्कूल में, तो उनसे थोड़ी सी वापस से दोस्ती आगे बढ़ी। आ, हमारे मरहूम परवेज मलिक साहब थे, जी। बहुत ही अच्छे शाइस्ता बेशक, आदमी थे, बेशक। बेगम शाइस्ता मलिक के शौहर भी। तो वो उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती होने लगी। परवेज रशीद साहब से दोस्ती हो गई। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते पता नहीं कब सियासत में आ गए अच्छा, फिर। चैनल जो आपने बताया ना वो तो बड़ा डिफरेंट है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माय सेल्फ हम लोग वी बीन अंडर द इंप्रेशन कि आप जो है वो कहीं न कहीं मरियम नवाज़ की कोर टीम का हिस्सा थे। लेकिन हम सबके लिए भी मेरा ख़्याल है कि शॉकिंग था कि टू टू एट सम पॉइंट इन टाइम कि जब ऐसा लगा कि जो सबसे पहली मुखालफत में आपके खिलाफ आवाज़ उठी या पब्लिक हुई वो मरियम नवाज़ साहिबा की थी। एतराज़ात लोगों को लगा कि उनकी तरफ से पहले आए। तो ये इंप्रेशन गलत था या आप थे उनकी कोर टीम का हिस्सा किसी पॉइंट पे? देखिए थोड़ा-सा 2013 में तो ऐसा कोई मसला नहीं था। देयर आई मीन एवरीबॉडी वाज़ टुगेदर, एंड एक ही टीम थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की। एंड मैं शहबाज साहब के थ्रू मियाँ साहब के पास इंडक्ट हुआ था। फिर मैं मियाँ साहब के पास ज़्यादा वक़्त निकालता था, फिर वफ़ाक में आ गया था। जो मरियम साहबा की एक मीडिया टीम थी, मैं कभी उसका हिस्सा नहीं था जो इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में होती थी। हुँ, मैं उनसे कोई डिस्टेंट नहीं था, लेकिन मैं उनका हिस्सा नहीं था। मेरे बड़े अच्छे दोस्त मुसद्दक मलिक उसमें होते थे। जी। अ, जब 18 में इंतखाबात हो गए, हम लोग नहीं जीते, हार गए इनफैक्ट मुस्लिम लीग वाले, या आरटीएस बंद हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद अपोज़िशन के अंदर मरियम जो थी उन्होंने बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया है, हुँ। और वो कराची भी आई 1, 2, 3 मर्तबा। तो उसके अंदर फिर आई इंटरैक्टेड अ लॉट मोर विद मरियम ड्यूरिंग द अपोज़िशन डेज़। ठीक है। एंड आई थिंक वी बिकेम क्लोज। मरियम मेरे घर पे भी 1-2 मरतबा तशरीफ लाई हैं। बट शी वाज़ नॉट द तो रीज़न कि आप पीएमएलएन का हिस्सा बने या मतलब इट वाज़ नॉट थ्रू हर, वो चैनल कोई और था। अच्छा थोड़ा-सा अभी क्योंकि आपने कहा ना आरटीएस बैठ गया 2018 में, आप खुद भी कंटेस्ट कर रहे थे एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि मैंने लेट रात को आपसे बात की थी और आपसे पूछा था कि क्या सिचुएशन है मिफ्ता? तो आपने कहा कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर एक टोटल केओस है। कोई मेमोरी उस रात की आपके ज़हन में ऐसी अभी तक हो कि मेबी आप अपने बारे में उस वक़्त के बारे में आप सोचते हो तो रिग्रेट करते हो कि यार क्यों कंटेस्ट किया था? मेरे साथ ये कुछ भी हुआ उस रात। नहीं, कोई रिग्रेट नहीं करता, आदमी सीखता है वो। क्या सीखा था कि जब बिठाने वाला आरटीएस बिठाने वाले चाहें तो बिठा लेते हैं? लेकिन मुझे जो हैरत हुई थी, वो सच्ची बात है, जो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को हर जगह से निकाल दिया था। लेकिन इतनी हैरत भी नहीं थी, क्योंकि जब मैं, ज़ाहिर है, मैं मरियम औरंगज़ेब से, मुसद्दक मलिक से, दीगर लोगों से पंजाब में बात कर रहा था, तो उनके पोलिंग एजेंट्स भी निकाल दिए गए थे। हुँ, तो कोई ऐसी कोई हैरत नहीं थी।
कराची के अंदर एक शहबाज शरीफ साहब थे और एक मैं था, जो दोनों कंपैरेटिव हो गए थे। शहबाज शरीफ साहब तो एक्चुअली आई थॉट जीत चुके थे वो इलेक्शन हुँ। बल्दिया से, और जीत जाते। हमने वो पोलिंग भी करा के देखी थी, तो वो आगे थे, एंड मेरी भी हमने काफ़ी पकड़ लिया था। एक पीटीआई का बिल्कुल बहुत ज़ोर था, एक एक पीएस के अंदर, और एक पीएस में नहीं था, उधर मुस्लिम लीग का वोट था। आई वाज़ एबल टू मोबिलाइज़ दैट वोट, एंड आई वाज़ एबल टू कट इंटू द द पीटीआई वोट। हुँ। बट वो अल्लाह को मंजूर नहीं था, जस्ट से उसके बाद फिर मैंने कोई कंटेस्ट भी नहीं किया था। हाँ। बट मेरे दिल में एक वो तो रह गई खलिश के यार वो बंदे निकल गए। जो हमारा पोलिंग एजेंट था, जो चीफ पोलिंग एजेंट था, उसको तो यकीन था कि हम जीत गए, लेकिन फिर रात को तो वो सारे बंद हो गए थे और बड़े अजीब से ड्रामे हुए थे। वो तो ख़ैर वही जैसे मैंने कहा कि आई स्टिल रिमेंबर कि केओस था। उस वक़्त आप जहाँ पर भी थे उस जगह पर। अच्छा, आपने कहा कि मैं सोचता था कि पब्लिक ऑफ़िस होल्ड करना है। ये कभी सोचा था कि सियासत करने का मतलब आखिर में ये होगा कि जेल जाना पड़ेगा? नहीं, नहीं ये कभी सोचा? नहीं सोचा, ये कभी जब पता चला कभी कि अब ऐसा जाना पड़ेगा तो फिर उस वक़्त क्या व्हाट वाज़ द फर्स्ट थॉट कि यार मैंने इस मुल्क के लिए काम किया है, मैं क्यों जेल जा रहा हूँ? नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि अ, मैं एक दिन रात को अ, सुबह एक दिन सुबह 8 बजे कराची से लाहौर जाने वाला था, और 11 बजे पीआईए की फ्लाइट लेके लाहौर से 11 या साढ़े 11 बजे लंदन जाने लगा था। तो उसी दिन शाम को ये पट्टी-वट्टी चली 6-7 बजे कि मेरा नाम ईसीएल पे या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, या नो फ्लाई लिस्ट में, सॉरी। तो फ्लाइट में तो हाँ। मैंने हमारे दोस्तों को फ़ोन किया, फवाद चौधरी साहब से मेरी दोस्ती थी, नईम उल हक से बात हुई, कि भाई क्या हो रहा है मिफ्ता का? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा नाम तो नहीं है। मैंने आईएसआई के दफ्तर में मेरी कुछ दोस्ती थी, मैंने वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा नाम तो नहीं है। फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि मिफ्ता तेरा नाम है, तू ना जा। हुँ। ठीक है। बोलता है यार वो सुबह आप लाहौर एयरपोर्ट पे बदमज़गी होगी, इसलिए बेहतर है कि आप ना जाएँ। मैं कहा ठीक है। और 15-20 मिनट बाद मुझे किसी के एक और दोस्त का भी फ़ोन आया कि अगर तुम चाहते हो तो तुमको मैं आज रात को कतर एयरवेज़ से 2:30 बजे की फ़्लाइट से कराची से निकाल देता हूँ। हुँ। लाहौर से सुबह नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो रात के 2:30 बजे, आज रात के 2:30 बजे तुमको मैं कतर एयरवेज़ से निकाल, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे। हुँ। मैं कहा नहीं यार, निकलना तो नहीं है मुल्क से, अल्लाह बड़ा है। हाँ। तो एंड आई वेंट टू कोर्ट, एंड आई थॉट कि यार शायद कोर्ट वाले भी कोई कुछ देखेंगे कि कोई बहुत केस तो होना चाहिए, किस चीज़ में पकड़ रहे हो। हाँ। क्योंकि हम लोगों ने तो नैब के पास हर डॉक्यूमेंट था, हमसे जो डॉक्यूमेंट माँगे वो नैब ने दिए। जितनी मर्तबा हमको बुलाया, मुझको, शायद अब्बासी को, दीगर लोगों को, हम हर मर्तबा गए थे, हम दोनों का एक ही केस था। हुँ। तो कोई ऐसी नहीं थी कि कोई नॉन कोऑपरेशन थी, या अगर हम कोई देर करते थे या हम जल्दी करते थे, मतलब देर से कभी जिस दिन अगर उन्होंने 18 को बुलाया तो हम 18 को पहुँच जाते थे, और अगर वो 2 घंटे बैठते थे तो हम 3 घंटे बैठने के लिए तैयार होते थे, और सारी बातें उनको समझाते थे हम लोग। हाँ। लेकिन फिर ऐसा वक़्त आ गया कि पकड़ लिया, और शाहिद भाई ने तो मुझे लेटर भी लिखा था जेल से भी। हाँ। मरियम औरंगज़ेब के थ्रू भेजा, अपना बेटे में भी भेजा कि हुँ। मिफ्ता को समझाओ कि मेरे खिलाफ गवाही दे दे और अपने आप को बचा ले। अच्छा। तो हाँ, शाहिद भाई ने तो वो तो ख़ैर मुनासिब नहीं थी ना बात। हुँ। हुँ। लेकिन डिड यू एवर थिंक कि यू हैड इट इन यू कि आप जेल काट सकते हैं? कितने अरसे की थी वैसे? हाउ हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे? 50 days in NAB, which was a solitary confinement, which was quite difficult, हाँ। एंड वो एक कमरे में मुझको बंद किया था और एक कमरे में शाहिद भाई को बंद किया था, और पूरा-पूरा दिन अंदर रहते थे। सिर्फ़ 55 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए वॉक करने जाने देते थे। हाँ। एंड देन 3 months in अदियाला। हाँ। सो डिड यू एवर थिंक यू हैड इट इन यू कि आप ये कर सकते हैं? क्योंकि शायद फरहान अब्बासी साहब ने ही मुझे एक दफ़ा कहा कि मैं अगर इस पूरे मुल्क में किसी पर मुझे हैरत है, तो वो मिफ्ता इस्माइल पर है। मेरा ख़्याल था कि ये एक दिन भी जेल में नहीं गुज़ार सकता, लेकिन इसने जेल का टेन्योर गुज़ार लिया। I've had a very easy life, if I may say so. हाँ। Allah Ta'ala has been very, very kind to me. Uh, बट उसी अल्लाह ने हिम्मत भी दे दी, तो कोई मतलब शाहिद भाई नोज़ दिस, और जो लोग मेरे साथ जेल में थे वो जानते हैं कि मैं उसमें भी हँसता मुस्कुराता जेल निकाल दी मैंने, कोई मुझे ही टोल्ड मी दैट स्ट्रेस नहीं। ही टोल्ड मी दैट ही सेड कि ना सिर्फ जेल काटी बल्कि बड़े तसल्ली से जेल काटी और वो कहते हैं कि मैं बड़ी हैरत में हूँ आज तक भी कि ये कैसे किया मिफ्ता ने कैसे टाइम पास करते थे एनी मेमोरीज ऑफ द टाइम जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे जेल जेल से इस वक्त जेल का नाम सोचकर या उस वक्त का सोचकर क्या जहन में आता
सो जेल से बहुत डर लगता था जेल में जाने से पहले, ठीक ऑफ है। कोर्स। लेकिन एक तो हमारे मुशाहिदुल्लाह मरूम थे ना, वो मुझे कहते थे कि मिफ्ताह, वो पहले मुझे किस्सा सुना रहे थे, दैट्स जस्ट एकेडमिक फॉर मी एट दैट पॉइंट। जेल 1 महीना मुश्किल होती है, फिर आसान हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि जरदारी साहब कहते हैं कि जेल में 1-2 साल के बाद दीवारें भी काटने लगती हैं। खैर एनीवे, जब वो ले गए तो जब नैब के अंदर मुझे नहीं पता था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। आई थॉट कि चलो कम से कम शाहिद भाई की कंपनी होगी और लोग होंगे, हाँ, लेकिन वो एकदम सॉलिटरी था। हाँ, सो आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं किताबें इतनी नहीं पढ़ रहा था काफ़ी अरसे से, ये फ़ोन के एडिक्शन के चक्कर में, तो वो कम से कम शुरू हो गई। तो 14 किताबें मैंने पढ़ी। मुझे नाम कुछ उनके सारे सबके तो याद नहीं है। पहले 2 दिन के अंदर एक काइट रनर की नाम से खालिद हुसैनी की किताब थी, वो पढ़ी। फिर एशिया के ऊपर कुछ किताबें पढ़ी, कुछ साइंस, पॉपुलर साइंस की किताबें पढ़ी, तो कोई मईशत के ऊपर किताबें पढ़ी, एक आध और नॉवेल पढ़ी। तो उसमें ज़्यादातर किताबें पढ़ता था, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता था। फ़ोन, टीवी वगैरह कोई नहीं चीज़ होती थी। हम्म, तो बस दिन में किताबें पढ़ते थे। वो कोई कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का कभी कोई पज़ल हुआ है तो वो खेल लिया। कराची जो पाकिस्तान के जो अखबार होते हैं, डॉन, न्यूज़ जो भी आया वो कवर टू कवर पढ़ लिया। वेल इन्फॉर्म होते हैं आप जेल में होते हैं, क्योंकि आपने सारी अखबार पढ़ी होती है। टाइम बहुत बस। होता है ना, एक सफे से आखिरी और सफे। मेरा रिकॉर्ड है कि एक दिन में 70 मच्छर मारे हैं। 70 मच्छर मारे हैं? वो गिनता था मैं। मैं ये कहने एक लगी कि आप गिनते भी थे। अब यकीन आ गया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स कि आप मच्छर जो गिनते है। थे। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप और शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो कोई नोट्स वगैरह भी एक्सचेंज करते थे और आप लोगों ने डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट नाम भी रखे हुए। जी, ये खबर दुरुस्त है? जी। जो 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 सिपाही हमारा बहुत बाकी तो सिपाही डरते थे, खत नहीं लेके जाते थे, लेकिन जो बड़ा एंग्शियसली लेके जाने का हमेशा खुश होता था कि सर खत लेगा, उसका नाम हमने कोडैक रखा था, क्योंकि वो हमें लगता था कि तस्वीर खींच लेता था खत की और फिर दे देता था। हाँ। हम ख्वाजा आसिफ साहब को शम्स तबरेज़ बोलते थे। उस ज़माने में हम दोनों ने किताब पढ़ी थी 40 रूल्स ऑफ लव, तो हाँ। ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया शम्स तबरेज़ बोलना। मरियम औरंगज़ेब को जीजी बोलते थे, गुड गर्ल, अगर मरियम की कभी बात हो। अ, और बाकी मरियम नवाज़ साहिबा को? मरियम नवाज़ साहिबा को इवान्का लिखते थे। अच्छा, ओह! ठीक हो गया। और? अ मियाँ साहब को डॉनी लिखते थे। वाह! शायद डोनाल्ड ट्रम्प सदर था, तो वो सदर था ना हमारी पार्टी हाँ, का। वो मैंने कनेक्शन समझ लिया, बिल्कुल। तो वो पहले शायद मैंने डॉन लिखा, तो मैंने सोचा डॉन ना लिखें, ये कम वक़्त समझेंगे हमको माफिया डॉन बोल रहे हैं, तो डॉन ही वो लिखा, तो पहले मैं भी फिर आपको डॉन। पता है वो गॉडफ़ादर वाला उसके बाद वो सिलसिला भी चला तो हाँ। अच्छा और किया। और और शहबाज साहब को बॉबी लिखते थे। अच्छा। वो वो इसलिए कि वो जॉन एफ कैनेडी जब अमेरिका में सदर था, तो उसका भाई था छोटा, जो ऑल्सो सियासत में था, बड़ा टैलेंटेड, बॉबी कैनेडी। तो वो राइट। मियाँ साहब के छोटे भाई थे, तो इस तरह बॉबी लिखते थे। अ, इनको बाजवा साहब को अमीगो लिखते थे। हाँ, अमीगो। अमीगो। अ, अमीगो। वो बोलते हैं ना अक्सर कि फौजी और दोस्त लोगों ने कहा, दोस्त लोगों ने, तो अमीगो इज़ अ नंबर पर नेम होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो मतलब नोट्स में होता क्या था? ये जितने लोगों का आपने नाम लिखा है, अब तो मैं इंटरेस्टेड हो गई हूँ पता करने में कि व्हाट डू एक यू नाम, आपको। एक खान साहब का जो नाम लिखते थे, ओह! वो तो अच्छा भूल गई। हाँ। वो ना है, पूछना भूल गए, ना ही पूछे वो। फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल्स पे नहीं बता सकते। शाहिद अच्छा, भाई उसका पूरा नाम, शाहिद भाई स्टार बनाते थे, मैं पूरा लिखता था। अच्छा वो एस्टेरिक्स पर। मेरा अच्छा ओके फाइन। मैं इसके ये मैं क्या है पॉडकास्ट खत्म करने के बाद आपसे इस इश्यू पर बात करूँगी। अभी आप तो मुझे ऐसा वो बताइए नहीं। आप लोग डिस्कशन क्या करते हम लोग थोड़ी ये देखिए, थोड़ा कोई कोई सवाल-जवाब, कोई सियासत पे तबसरा कुछ करने को नहीं होता था। वो मतलब है कि ये कोई खबर आ गई तो इसके अंदर क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, वो क्या हुआ? ये किताब मुझे शायद अगर ख़्वाजा आसिफ ने कुछ किताबें गिफ्ट की हुई थी शाहिद भाई को, तो वो शाहिद भाई मुझे देते थे, तो मुझे कहेंगे कि ये शम्स तबरेज़ ने या एसटी ने भेजी हैं। उनके हाँ, नाम हम नहीं लिखते थे। नाम नहीं लिखते थे अ और कोड वर्ड्स में बात करते थे। पाकिस्तान की सियासत और जेल, ये लाज़िम मज़लूम क्यों हो गई? मैंने बल्कि एक दफ़ा शाहिद खान अब्बासी साहब से ही पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा अब ये मानना हो गया है कि 73 के आइन के तहत जो भी इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बनता है, उसका अगला जो पहला स्टॉप होता है वो जेल होती है। और ये अभी आजकल भी अगर हम बात करें तो आई थिंक इट स्टैंड्स ट्रू। वो प्राइम मिनिस्टरशिप गुज़ारने के बाद जो है, वो बीच में छोटा-सा एक पीरियड आया और वो अब जेल में है इमरान खान साहब भी। ये क्यों है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है।
और वैसे बाय द वे ये शायद भाई पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि 73 के आइन के बाद कह रहे हैं। जो उससे पहले इससे पहले भी वज़राए आज़म ने जलावतनी काटी, और अब लियाकत बाग का नाम लियाकत बाग भी इसलिए है कि शहीद लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह का उधर शहादत हुई थी। ट्रू, और वो तो पहले वज़ीर आज़म थे। हाँ, तो ये तो हम एक गलत रविश पे पहले दिन से चले गए हैं। क्यों पाकिस्तान में सियासी लीडरान के ऊपर होता है? क्योंकि यहाँ पे ताकत के चश्मे मल्टीपल हैं, और उसमें भी फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल कोई एक है। हुँ, तो जब हम किसी को निकालते हैं, तो या तो वो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की तरह थोड़ा-सा खामोश हो जाएँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हुँ, या शौकत अज़ीज़ की तरह मुल्क से बाहर चले जाएँ। या फिर वो अ, अपनी सियासत जिद्दोजहद करते हैं, जैसे हुँ, नवाज़ शरीफ साहब ने की, आसिफ ज़रदारी साहब ने भी सदारत के बाद भी की, वग़ैरह-वग़ैरह। तो फिर उसका एक स्ट्रेस आता है सिस्टम के अंदर। लेकिन हम नीमो की तरह हैं, हमारी कोई मेमोरी नहीं है। हुँ, तो हम अपनी पीछे नहीं देख पाते हुँ, कि ये जो आज फ़िल्म चल रही है मिसाल के तौर पे, एज़ अ जर्नलिस्ट तो आपने ये फ़िल्म बड़ी मर्तबा देख ली है ना, बिल्कुल देखिए रिपीट टेलीकास्ट रिपीट ऐसा टेलीकास्ट है। थोड़ा-सा इसके अंदर म्यूज़िक थोड़ा-सा तेज़ हो गया है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फ़िल्म तो हमने ये देखी है। तो लेकिन आप आजकल ये एक देखिए। डिबेट है कि लोगों को शायद अभी समझ आ गया है कि रिपीट टेलीकास्ट होता है इसका बार-बार। आप इत्तेफ़ाक करते हैं या आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, हम अभी भी उसी फ़ेज़ में हैं, ये फिर देखिए, वही किसी को समझ नहीं आया, अल्लाह की नहीं कसम किसी को समझ। अगर आप पीटीआई के हमारे दोस्तों से पूछें तो वो समझते हैं कि तारीख़ ही जो है वो 2020 पे शुरू हुई है या 2018 पे शुरू हुई है। उनको ये पता ही नहीं है कि 14 से 17 में मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ है। वो आज भी वो वो जज बशीर का जो फ़ैसला नवाज़ शरीफ के खिलाफ था, उसको कहते हैं वो सही था। हुँ, लेकिन अब जज बशीर का फ़ैसला जो खान साहब के खिलाफ है, वो गलत है। हुँ, तो वो तो कुछ लोगों को वो तारीख़ याद नहीं रहती, पीटीआई वाले भाइयों को और हुँ, बहनों को। हुँ, और कुछ हमारे मुस्लिम लीग वाले जो हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये भैया रुकेगा तो नहीं यहाँ पे। तो बिल्कुल। अल्लाह ताला ये करे, मियाँ नवाज़ शरीफ का दिल बड़ा है, और वो बड़े दिल की एग्ज़िबिशन करें अगर, तो इलेक्शंस के बाद कम से कम एक ये कौमी जिरगा बुलाएँ, सारे सियासतदानों को बुलाएँ, माफ़ा-माफ़ी करें, एक-दूसरे से गले मिलें, सारे और लीडरान को बुलाएँ, और ये बोलेंगे यार ये चक्कर छोड़ दो, मुल्क को आगे लेके चलना है। हुँ, आपको नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, चौथी मर्तबा के वो इस कैपेसिटी या पोज़ीशन में होंगे कि जिरगा बुला लें, लोगों को बिठा लें। गो के जिस तरह की तकारीर वो आजकल कर रहे हैं, पता नहीं शायद वो पॉलिटिकल कैंपेन है सियासी इस वक़्त इंतखाबी मुहिम चल रही है, तो वो ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनकी गुफ्तगू से लगता नहीं है कि वो एक शख्सियत या एक पार्टी, एक ग्रुप के साथ जो है वो माफ़ी-तलाफ़ी का मामला जो है वो कर सकते हैं। बट डू यू स्टिल थिंक कि वो पीएम बन जाएँगे? It doesn't really matter, whether Meenam Nawaz becomes PM or not. हुँ, Uh, at this point, you have to say that Nawaz Sharif is the senior most politician in Pakistan, right? At the highest level. हुँ, जो 3-4 जो चीज़ा-चीज़ा लीडरान हैं, उसमें मियाँ साहब हैं, शहबाज साहब हैं, आसिफ ज़रदारी साहब हैं, मौलाना फज़लुर रहमान साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, और इन सब में मियाँ साहब की उम्र भी है, तो मियाँ साहब कब 3 मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म में इलेक्ट हुए हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कंटेम्परेरी हैं। हुँ, तो आई थिंक मियाँ साहब की हुकूमत अगर खुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी बनते, तो इस वक़्त तो ये कहना तो आसान ही है ना कि इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी असेंबली में। जी। शायद इनकी पार्टी अकेली हुकूमत कर रही हो, या वो एक मखलूत हुकूमत कर रही हो। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ विल बी इन द ड्राइविंग सीट, एंड मोर सो देन बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज़ कि प्राइम मिनिस्टर आते-जाते हैं, मुल्क ने तरक्की नहीं देखी। हम 75 साल में मुल्क में पीछे रह गए हैं, और हमें अब एक नया वर्क बदलना है, एक नया रुख बदलना है, एक नया बाब शुरू करना है, हुँ, और उसकी जो तामीर है, वो भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि पाकिस्तान की तामीर ज़रूरी थी जो हज़रत क़ायद आज़म ने की। तो अगर हुँ। मियाँ साहब ये रोल अदा कर लें, तो दिस वुड बी अ फार सुपीरियर रोल देन एनी रोल ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर। आर यू स्टिल डू यू स्टिल एसोसिएट योरसेल्फ विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़? क्योंकि इसके ऊपर मेरा ख़्याल नो।
यू डोंट। आपने अभी कहा कि नवाज शरीफ साहब शायद ये कर लें। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछूंगी कि एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मुश्किल फैसले एतमाद के साथ कर रहा था, शॉर्ट टर्म में उसके नुकसान उठाना पड़े, मुश्किल फैसले थे ऑफ कोर्स, तो उसका शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई फॉल आउट तो आना था, लेकिन यू वर प्रिपेयर्ड टू टेक दैट, वो जो बैकलैश था मुझे ऐसा लग रहा था यू वर इन दैट मोड एट दैट टाइम। लेकिन एक ऐसे शख्स ने, प्राइम नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसी शख्सियत को आगे कर दिया कि फैमिली एंटरप्राइज जो है ना वो चलती रहे। उसके बाद डार साहब के साथ खुद बड़ा एहतराम है ज़ाती लेवल के ऊपर उनका, लेकिन मईशत के साथ जो कुछ हुआ वो आज आपके सामने है, हम सबके सामने है, जिस तरीके से मामलात को चलाया गया। आपको लगता है कि अभी भी 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी वो उस तरह से चीज़ों को एनविज़न करते हैं और देखते हैं, आपको हटा के डार साहब को लगा दिया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी तौर पे भी गलती थी, हुँ, और उसकी वजह ये है कि मैं अगर होता तो उसी वक़्त थोड़े दिनों में 15-20 दिन, महीने दिन के अंदर अक्टूबर के अंदर या न अक्टूबर की एंड में हम आईएमएफ का एक और क रिव्यू पास कर लेते और आगे बढ़ जाते। बिल्कुल। तो जो जो और इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही गलती थी, मईशत को भी नुकसान पहुँचा, क्योंकि 4-6 महीने हम डिफ़ॉल्ट नॉट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट नॉट डिफ़ॉल्ट की वो एक उस पे रहे, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने और मियाँ नवाज़ शरीफ के बड़ा कैपिटल लगाया, और दूसरी पीडीएम जमातों का जब जाके ये हमने फैसले किए हैं। और उसके बाद जब हम पहुँच गए थे वहाँ पे और अब हम सेकंड रिव्यू पे जा रहे थे, तो उस वक़्त तो ये सियासी तौर पे भी गलती थी, और माशी एतबार से भी मैं समझता हूँ कि गलती रही है। लेकिन इंसान, अब ये मैं समझता हूँ, मतलब मियाँ साहब नहीं समझते होंगे कि ये गलती है। शायद, या शायद इन रेट्रोस्पेक्ट हो सकता है कि इनको अंदाज़ा हो। लेकिन यू नो इट इज़ व्हाट इट इज़। आई मीन, यू नो, उनके तो अभी नोबडी भी इज़ परफेक्ट। फाइनेंस मिनिस्टर के उम्मीदवार डार साहब ही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो अभी भी कोई इसको गलती समझते हैं। हो सकता है, हाँ, हो सकता तो है। लेकिन आई थिंक कि इन 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 उस वक़्त के बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, कुछ कुछ तो इंस्पायर्ड होते थे लंदन से डार साहब के थ्रू, और कुछ खुद से अपना वो करते थे, मेरे लिए क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि जब मैं डॉलर 210 का आया, 215 का आया, 220 का हो गया, तो डॉट साहब टीवी पे बयान देते थे कि 160 का होना चाहिए, तो लोग बोलते हैं, "मिफ्ता ने 160 से 220 कर दिया।" लेकिन डार क्या साहब बोले? को डॉलर को डराने का कोई हुनर आता था, उनका दावा था, आपको वो नहीं आता था, बस ये मेरा फिर ये ख़्याल है। फिर ये 290 पे गया ना वो, बिल्कुल गया। तो वो हुनर ये है कि आप कर्ज़ लेकर। नहीं, लेकिन तो आपने बल्कि मेरे इंटरव्यू लेकिन में लेकिन जो मैं बात कर रहा था, सॉरी, कि जी, बहुत सारे लोग मुझे सीरियसली, लोगों ने फ़ोन किया कि यार मुस्ताफ़ा, यू वर राइट हुँ, एंड वी वर रॉन्ग, हाँ। एंड यू वर राइट एंड वी वर रॉन्ग। सो ये काफ़ी लोगों ने, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी है। ये काफ़ी है। अच्छा, आपने एक दफ़ा मेरे ही एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि डार साहब जो है वो शायद मेरी नौकरी के पीछे थे। मैं थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, जब ये गवर्नमेंट आई पीडीएम की एंड यू वर टोल्ड कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, पार्टी के अंदर एक मूड, एक एनवायरनमेंट होता है। डिड यू नो कि अगर मैं ये पोर्टफोलियो अभी लूँगा, तो ये चला भी जल्दी जाएगा एंड डार साहब विल कम टू क्लेम द थ्रोन कुछ ही दिनों का, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डेज़, या आपको उस वक़्त लगा था कि नहीं, आपको अभी काम करने दिया जाएगा? क्योंकि 1-2 जगह पे मैंने आपको बात करते हुए सुना, आपने कहा कि मैं तो लंदन में था, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे वहाँ पर पता चला जी कि आई एम नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर एनीमोर। तो मतलब इतना अब्रप्ट तरीके से आपको पहले लाया तो गया लेकिन हटा दिया गया। डिड यू नो कि ये होगा? सो हुकूमत आने से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, या शायद एहसन इकबाल साहब के छोटे बेटे मोहम्मद की शादी थी अ, लाहौर में। हुँ, तो हम शादी पे थे, तो शज़ा फ़ातिमा, मेरी छोटी बहन है, हमारी जो एमएनए है। तो वो आए के मुझे कहती है कि भाई, कितने दिनों में मईशत को सँभाल लेंगे हम लोग? फ़ौरन हो जाएगा। मैं कहा, नहीं, नहीं, तो मईशत और ख़राब होगी थोड़ी-सी, इतनी जल्दी तो नहीं सँभलेगी। तो बोलते, कितना अर्सा लगेगा? मैं कहा 4-6 महीने लगेंगे। तो बोलते, फिर क्या होगा? मैं कहा, फिर मियाँ साहब मुझे निकाल देंगे, किसी और को ले आएँगे और मैं गुनहगार हो जाऊँगा। सो आई वाज़ अंडर नो इल्यूज़न कि हाँ, आई मतलब वुड यू स्टे। न्यू इट। जब लोग मुझसे ये पूछते भी थे, हुँ। तो मैं ये कहता था कि मैं तो एक व्हाट्सएप की मार हूँ, एक या प्राइम साहब एक व्हाट्सएप करेंगे, यार देन मुफ्ता कल आ जाओ। व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस ऑफ इन द फर्स्ट प्लेस? आपने ये भी एक जगह पर कहा कि इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें नहीं हैं, ये फ्रैंचाइज़ हैं इंडिविजुअल्स की। क्यों जॉइन की फिर एक इंडिविजुअल की फ्रैंचाइज़ आपने? नहीं, देखिए, ये मैं अब भी ये कहता हूँ कि पीटीआई जो है, उसमें आप जानती हैं कि वोट सिर्फ़ इमरान खान साहब का है। अगर आज इमरान खान साहब पीटीआई छोड़ के ताहिर अल कादरी की पार्टी जॉइन कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसको वोट मिल जाएगा, पीटीआई का वोट तो नहीं है।
इसी तरह मुस्लिम लीग रियली इज अ नवाज शरीफ फ्रेंचाइज. आई मीन पीपल वोट फॉर नवाज शरीफ. Similarly, People's Party is just a name, but it's really Bhutto. Bilawal Bhutto Zardari owns this franchise. And it's not unique to these three parties, Imran Khan, Mia Saab and Bilawal. आप देख लें कि ANP के अंदर जो मैं बात करता हूँ कि अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, उनके भाई अब्दुल जब्बार खान जो थे वो भी गवर्नर रहते थे NWFC के, उनके भाई अब्दुल गफ्फार खान, उनके बेटे खान अब्दुल वली खान, उनके बेटे अफसंदियार वली खान और उनके बेटे एमुल वली खान. ठीक है. मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अभी असद महमूद साहब, उधर समद अचकजई साहब, उसके बाद महमूद अचकजई साहब, समद अचकजई साहब कांग्रेस के भी लीडर हुआ करते थे. महमूद अचकजई साहब उनके भी बेटे हैं जिनका नाम मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा. तो ये कोई एक वो नहीं है. ये और मैं आपको मिसेस बंद्रा, मिस्टर बंद्रा नायके, प्रेसिडेंट बंद्रा नायके, फर्नांडो बंद्रा नायके, फिर मिसेस बंद्रा नायके, फिर चंद्रिका कुमारातुंगा जो बंद्रा नायके की बेटी थी, राजा पास के उसके 4 भाई थे. तो ये बांग्लादेश का है. शेख मुजीबुर रहमान साहब की बेटी आज भी बांग्लादेश में जो है वो प्राइम मिनिस्टर है. हिंदुस्तान के अंदर भी आपने देख लिया मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी. So basically you're saying कि अगर सियासत करनी है तो फिर यही ऑप्शंस है और ये ऐसे ही चलता है. नहीं, देखिए मैं सीरियसली आई हैव नथिंग अगेंस्ट फैमिली एंटरप्राइजेस इन पॉलिटिक्स. these party leaders. नहीं मतलब ओके, these party leaders ये मतलब वोट लेके आते हैं तो ठीक है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है. लेकिन मैं सीरियसली मतलब ये कि इसमें मुझे कोई वो नहीं है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, तो उसके पहले सदर थे सर आगा खान सोयम, सुल्तान मोहम्मद शाह. फिर उसके बाद जब भी इनकी सदारत, जब भी उनकी कॉन्फ्रेंस होती थी ना हर साल या 2 साल पे, तो कोई ना कोई नया सदर होता था. कायदे आजम भी सदर रहे, उसके बाद कोई 2-3 और लोग भी, मियाँ शफीक रहे, दीगर और लोग रहे. और हर 2 साल 4 साल बाद वो सदर चेंज कर देते थे. और फिर ये अब तो ये तरीका, अगर आपने एक लॉन्ग लास्टिंग पार्टी बनानी है, जैसे इमरान खान साहब की पार्टी है मिसाल के तौर. अब इस वक्त इमरान खान साहब के बाद जब खान साहब को एक्सीडेंट हो गया था 13 के इलेक्शन में और वो गिर गए थे, तो उस वक्त सारे लीडर मौजूद थे. जावेद हाशमी साहब थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर साहब थे, जहांगीर तरीन साहब. लेकिन जो असल लीडर थी ना वो अलीमा बाजी थी. उस वक्त फैमिली थी और भाई जाहिर है कि अगर इस वक्त गिरा पड़ा. अब खान साहब के अगर बच्चे इधर होते तो वी नो के खान साहब के बच्चे इनको सक्सीड करते. और ये जो हमारे पीटीआई के भाई जितने भी डायनेस्टी की बात करते हैं, फिर वो चुप हो जाते, फिर वो कोई और बात कर लेते. तो एग्जैक्टली वो पीटीआई के दोस्त जब भी क्लेम करते हैं तो हम भी उनको यही कहते हैं कि यू कैन मेक दैट क्लेम, क्योंकि सिचुएशन फर्क है आपकी. बट द थिंग इज नहीं, बट इट्स नॉट अ डिफरेंट सिचुएशन. अगर ये डायनेस्टी है तो वो भी तो मोनार्की है ना. वहां पे भी तो कोई सदर चेंज नहीं होता ना पार्टी का. ये तो वो भी तो लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम सदारत भी तो डेमोक्रेसी तो नहीं है ना. तो ये खान साहब ये नहीं कह सकते दूसरी पार्टियों में कि तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी है नहीं है और मेरे यहाँ है, क्योंकि आपके यहाँ भी आप ही सदर है ना. लेकिन अगर आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो फिर आपको टर्म लिमिट्स कर देने चाहिए कि यार 4, 6, 8 साल को एक सदर रहे. फिर जैसे टोरीज के अंदर है, लेबर पार्टी में है ब्रिटेन में, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में है, या रिपब्लिकन पार्टी है, तो उसमें आपका चेहरे चेंज होते रहते हैं, पार्टीज चलती रहती हैं, चेहरे चेंज होते रहते हैं. ये सारी जो तो मिसालें आपने दी हैं ये हमारे मुल्क में सिर्फ मिसालें देने के लिए, इनकी मिसालों पर अमल जो है वो नहीं. एंड यू आर राइट, probably it's unique to the entire region. ये खाली पाकिस्तान से जुड़ी बात नहीं है यहाँ पर. मैंने आपको रीजन से और मिसालें भी दी हैं, हमारा यूनिक नहीं है. तो ये खाली हमारा मसला नहीं है. अच्छा, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टॉप? कुछ कहीं पर खबरें हैं कि शायद आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं. कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी. मैं इस वक्त मैं आपको सच, मैं इलेक्शन से मैं हिस्सा नहीं ले रहा हूँ. मैं पीछे हट गया हूँ. मुझे 1, 2, 3, 4, 5 सियासी जमातों ने रिक्वेस्ट की है, दावत दी है अपनी पार्टी ज्वाइन करने. मैं इन 5 पार्टियों के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है, इस काबिल समझा. और मैं 5 को से माजरत कर चुका हूँ. 2 पार्टियों ने मुझे
2 पार्टियों ने, मैं पार्टी के नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन 2 पार्टियों ने मुझे ये भी कहा कि हम आपको सेनेट में भी लेके जाएँगे अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते या इलेक्शन में लड़ के हार जाते हैं वगैरह। हुँ, और वो दोनों पार्टियों में मतलब ये नहीं है कि कोई टांगा पार्टी थी जिसने कहा कि सेनेट में ले जाएँगे, भाई तुम कहाँ से लेके जाओगे? मतलब देयर इज़ रीज़न टू थिंक दे दे वुड हैव इनफ मेंबर्स। ओके। तो मैं उन सबका दिल्ली से ममनून हूँ। लेकिन आप जैसा जानती हैं कि 1 साल से हम री-इमेजिनिंग पाकिस्तान कर रहे हैं और 3 नाम हमारे आते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और फिर तीसरा नाम मेरा है। और शाहिद भाई से मेरी एक दोस्ती है और एक दिल की तो दोस्ती है लेकिन दिमाग भी हमारा मिलता है। हमारी सोच भी है कि पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं और उसको किस तरह ठीक करना है। ठीक है। और मुस्तफ़ा से भी है। और शाहिद भाई ने मैंने साथ काम भी किया, तो हमें पता है कि यार ये इस वक़्त जो मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ सबसे पहले पॉपुलेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हम एक-दूसरे से सब मुस्तफ़ा से मैं, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा मु शाहिद भाई से, शाहिद भाई मुझसे, शायद हम एक-दूसरे से सीखते भी हैं। तो जो भी मेरा सियासी फ़ैसला होगा, वो इन दोनों के साथ ही होगा और ख़ास तौर पे शाहिद भाई के साथ ही होगा। तो क्या कोई तो नई पॉलिटिकल पार्टी पे इज़ इट ऑन द कार्ड्स देन? अ, बहुत बहुत सून तो नहीं मेरे ख़्याल से। विल सी अबाउट दैट। अभी अभी हमने सोचा था कि मुस्तफ़ा का तो दिल था कि इस इलेक्शन से पहले बनाएँ, मैं भी 50-50 था। शाहिद भाई ने मना किया था। हुँ, तो अ, अभी हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ें अगर हम सियासत में जाएँगे तो हम अ, वो काम नहीं कर सकेंगे जो हम बाहर रह के कर सकते हैं। जो मैं पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूँ या जो थोड़ी दीगर और पॉडकास्टें करता हूँ जिसमें मैं रिफ़ॉर्म्स की बातें करता हूँ, जो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो सियासी टैग अभी हम नहीं लगाना चाहते। हम हुँ, वो बातें करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो ये असेंबली आती है हुँ। वो असेंबली कुछ ऐसे फंडामेंटल रिफ़ॉर्म्स कर ले तो कि फिर हमें सियासत की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब इन द सेंस कि मतलब सियासत तो पाकिस्तान में हमेशा रहेगी, लेकिन जो हम चाहते हैं वो ये काम करे। तो ठीक हम है। उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा खोखर तो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आपने अब्बासी साहब को क्यों कन्विंस नहीं किया दोनों ने मिलके कि वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करें? अगर आप वहाँ से रिफ़ॉर्म या चेंज को ओरिजिनेट होता होता हुआ देखना चाहते हैं, तो फिर आपको अब्बासी साहब को इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए था। मेरा एक फैमिली का भी इश्यू है एंड आई रियली वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड अदरवाइज़ आई थिंक आई कुड हैव ईज़िली रन एन इलेक्शन एंड अल्लाह ताला शायद एक इस तरह के हलके बनने के एक आध हल्का मेरे लिए आसान था। हुँ। अ अब्बासी साहब शाहिद देखिए यार मैं आपको सच बताऊँ, जो मुस्लिम लीग मरी के अंदर है ना, वो शाहिद भाई ने बनाई है, ठीक हाँ, है? जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, वो तो उनकी शाहिद भाई से भी लॉयल्टी है और उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ से भी लॉयल्टी है। हाँ, उन लोगों को मुश्किल में डालना कि किस तरफ तुम जाओगे, किस तरफ नहीं जाओगे, बड़ा अजीब हो जाता। हाँ, तो बेस्ट तरीका यही है कि एक मर्तबा पीछे हट जाएँ, लेट देम डू दिस हाँ। और फिर हम क्या कर लेंगे, एक सीट लेके शायद अब्बासी क्या कर लेंगे? ठीक है, आप अ, बाहर रह जाएँ, आप अपनी बातें करते रहें, अब कुछ सोचने का वक़्त मिलेगा आपको, कुछ बातें करने का वक़्त मिलेगा, कुछ लिखने का वक़्त मिलेगा, उसके बाद देखेंगे मतलब कोई कोई ऐसी हरी नहीं है हमको कि यार कल पार्टी बनानी है, देखेंगे, विल हाँ, डू बट ही समथिंग। डिड से आई इंटरव्यूड हिम एंड ही डिड से कि उनको वो बड़ा फर्मली ये लगता है कि एक पार्टी की एक नई पॉलिटिकल एंटिटी की स्पेस पाकिस्तान में अलबत्ता ज़रूर मौजूद है। थोड़ा-सा सर आखिर में मैं यही पता करना चाह रही हूँ आपसे कि जिस तरीके से ये इलेक्शंस हो रहे हैं इस वक़्त मुल्क के अंदर, आपको नहीं लगता कि ये एक स्पाइरल में चला जाएगा मुल्क एक कंसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी के कोई भी नहीं मानेगा इस इलेक्शन को, लोग सड़कों पर भी निकल सकते हैं, इस तरह के खदशात का इज़हार भी किया जा रहा है, बल्कि अब तो इंटरनेशनली भी लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद इलेक्शन के बाद मज़ीद अनस्टेबल हो सकता है स्टेबिलिटी के बजाय। आपको कैसे लगता है? देखिए इलेक्शन कराना तो ज़रूरी था, ये आइन पे है। ऑफ कोर्स। अ, हुकूमत की बुर्दबारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्टेबिलिटी आती है। हुँ, अगर ये हुकूमत सोचती है कि ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है इस वक़्त पाकिस्तान में, कि हुँ, कोई भी एक पार्टी के पास बहुत ज़्यादा मैंडेट नहीं है, कि पाकिस्तानी सियासत इस वक़्त बहुत पोलराइज़्ड हो गई। अमेरिका मिसाल के तौर पे बहुत पोलराइज़्ड है, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ बाइडेन है और बिल्कुल। बाइडेन को मानने वाले ट्रंप को चोर समझते हैं, ट्रंप को मानने वाले बाइडेन को चोर समझते हैं, वगैरह-वगैरह। अगर ये जो पार्टीज़ आती हैं, पीपल्स पार्टी होगी,
पीटीआई सॉरी पीएमएलएन होगी, कुछ पीटीआई के लोग होंगे इंडिपेंडेंट्स, कुछ आईपीपी। अगर ये जो भी हुकूमत बनाते हैं कोalition, ये समझते हैं इस बात को कि यस, काफ़ी अवाम ने हमको वोट दिया है, लेकिन काफ़ी अवाम कहीं और भी उनका रुजू है, झुकाव है, और हमको कौमी धारे में सबको लेकर आना है। और 75 साल हमने इस मुल्क के ज़ाया किए हैं अपनी इस खेल में कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन अपोज़िशन में होगा, कौन जेल में जाएगा, कौन बाहर आएगा, और ये हम पावर की कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहें, कुर्सी की एक खेल खेलते रहें, जिसके अंदर आपके बच्चे जो हैं वो 80 लाख पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिनको स्कूल भेजने के लिए आपके पास टीचर या क्लासरूम नहीं है। आपके 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर हैं। 78% बच्चा पढ़ नहीं सकता है। हमारी बहनें जो हैं वो आयरन डिफिशिएंसी में, ज़चगी की उम्र की 42% औरतें आयरन डिफिशिएंसी से होती हैं। बच्चे उनके कम वेट के पैदा होते हैं, स्टंटेड हो जाते हैं। हमारे पास हेल्थ की एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास स्टंटेडनेस और वेस्टेडनेस बढ़ी हुई है। हमारे पास 40% पाकिस्तानी, 39% पाकिस्तानी पावर्टी में रह रहा है। हमारे पास 28-28, 30-30% इन्फ्लेशन चल रहा है। हमारे पास बरामदात कम से कम होती जा रही हैं, इस महीने तो बड़ी अच्छी आई हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से। और अगर हम ये मसाइल सामने रखें और देखें कि हम ये मसले सुलझा नहीं पाए हैं, बिजली का मैं आपको बात कर सकता हूँ कि कितना बड़ा सर्कुलर डेट है, कितना 2.1 ट्रिलियन रुपए हमको सालाना देने हैं कैपेसिटी कॉस्ट के। तो इस वक़्त इतने मज़ीद मसले हैं कि अगर हम ये समझें, अगर सियासी लीडरान बुर्दबारी के साथ तमाम लोगों को साथ लेके बैठें, सियासी लीडरान, उलमा इकराम, मीडिया, फौजी, हुँ। जजेस, सबको, यू नो और एक राय अमल निकालें कि इस गरीब मुल्क के अंदर हमने जो गरीब लोगों को अछूत करके रखा हुआ है, जिनको पैर में जूती नहीं है, जिनको खाने की रोटी नहीं है, उनको कौमी धारे में कैसे लाएँगे? अगर ये करें और सिद्क़ दिल से, बड़े दिल से, फ़राग़ दिली के साथ सबको लेकर बैठे ना, तो जैसे वो कल अगर एक छोटी-सी आपने चीज़ देखी है, कैप्टन सफदर ने की है। बहुत अच्छा जेस्चर, खूबसूरत वो चल जेस्चर। के जा रहे थे, हाँ, और वो एक पीटीआई का बच्चा था, वो झंडे लेके जा रहा था, तो उसको जाके उसने प्यार किया। ये चाहिए। उसको ये बात समझ थी कि वो पाकिस्तानी बच्चा है। और अगर सारे पॉलिटिकल लीडर ये बिहेवियर का इस्तेमाल करें एक-दूसरे के साथ, और एक-दूसरे को सचमुच दिल के साथ बैठें, और नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडर, बाकी लोगों को लेके बैठें, बोलेंगे यार पाकिस्तान का मसला सुलझाना है, तो आई थिंक कि हो जाएगा। और हम इतनी यशवीन, इतनी तंग गली में आ चुके हैं कि ज़्यादा रास्ते पाकिस्तान के पास नहीं। हम हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से पीछे रह गए। सिर्फ़ भूटान रह गया। सो मतलब अब हमको जाग जाना चाहिए, मुसलमान को जागने का वक़्त आ गया है, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ इंशाअल्लाह। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आप लोगों को बनानी चाहिए क्योंकि ये जो सोच है ना, हमें इस मुल्क की सियासत में इस सोच की ज़रूरत है और फ्रॉम अ पोज़िशन ऑफ अथॉरिटी इस सोच की ज़रूरत है, नहीं कि बजाय इसके कि आप नवाज़ शरीफ साहब के मातहत काम करें, ज़रदारी साहब के मातहत काम करें। जब उनके मातहत काम करेंगे फिर आपको उन्हीं की सोच इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, आप अपनी सोच इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जिस दिन आप पार्टी बनाएँगे मेरा वोट पक्का है। ये तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। चलो, ए एक वोट हो गया मेरा। हाँ, एक वोट आपको मैंने दे दिया है, देख लें वो आप जिसको भी कहेंगे वो अब पीटीआई वाले दोस्त आजकल कहते हैं ना, कारकुन के खंबे को कम अज़ खड़ा करेंगे तो कम अज़ वोट कम देंगे कम मेरा अज़ वही। कम अज़ कम मेरे भाई का वोट तो मुझे दिलवा दो, 2 तो करवा दो। चलिए वो सिफ़ारिश जो है वो भी मैं कर दूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू और रियल इश्यूज़ के ऊपर, रिफ़ॉर्म पर, पॉलिसी पर मेरा ख़्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो इस मुल्क में बात करते हैं, यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, व्यूअर्स आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए।